Hello students, today topic लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, जिसमें उनको पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उनके क्या क्या होते हैं वो डिवाइड किया था और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर उनको डिवाइड किया था। आज हम पढ़ते हैं लोकेशन। अर्बन सेंटर की लोकेशन हमारी किस रीजन पर होती है? वो कोस्टल एरिया पर रहते हैं, प्लेन एरिया पर रहते हैं, माउंटेन एरिया पे रहते हैं, या फिर जो है आइलैंड वगैरह पर रहते हैं। तो उनके आधार के ऊपर, उनके बेस के ऊपर जो है लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर दिया गया। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शंस। इनमें ज़्यादातर ये होते हैं, ये इनके फंक्शंस जो होते हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। बुक में देखिए, लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा जो संपन्न किए गए कार्य होते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, द सिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉलिडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, ए मिलिट्री सेंटर और ए सी पोर्ट। मीन्स एक जो हॉलीडे रिसोर्ट सेंटर होता है वो इंडस्ट्रियल टाउन से डिफरेंट होता है, मिलिट्री सेंटर से डिफरेंट होता है और सी पोर्ट से डिफरेंट होता है। मीन्स एवरी टाउन्स जो हैं वो अपने फंक्शनल बेस पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सभी का मेन फंक्शन एक जैसा नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक टाउन्स रिक्वायर साइट ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस। माइनिंग टाउन्स रिक्वायर द presence of the economically valuable minerals. Industrial town generally need local energy supply or raw materials. Tourist center require attractive scenery or a marine beach. इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सारे बताए गए हैं कि एक सुरक्षा की दृष्टि से जो मिलिट्री सेंटर होता है वो डिफेंस पर्पज़ होता है, उसका मेन कार्य जो होता है वो डिफेंस होता है। इसी प्रकार से जो आपका माइनिंग टाउन रिक्वायर टू प्रेजेंस ऑफ द इकोनॉमिकल वैल्यूएबल मिनरल्स, और जो खनन नगर होते हैं ये खनिज की आर्थिक दृष्टि से जो उपयोगी होते हैं वहाँ पर इनका निर्माण होता है। इसी टाइप से इंडस्ट्रियल टाउन जनरली नीड लोकल एनर्जी सप्लाई और रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल टाउन जो होते हैं वो जनरली उन जगह पर डेवलप होते हैं जहाँ पर उनको एनर्जी की सप्लाई अच्छे से हो और दूसरा उनको रॉ मटेरियल ईजिली से अवेलेबल हो जाए। उन क्षेत्रों पर ये टाउन जो है वो डेवलप होते हैं। इसी टाइप से टूरिस्ट सेंटर रिक्वायर अट्रैक्टिव सीनरी। जो पर्यटन केंद्र होते हैं उनके आकर्षक दृश्य होते हैं और ए मैरीन बीच या समुद्र तट के क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार से ए स्प्रिंग विद मेडिसिनल वाटर और हिस्टोरिकल रिलिक्स। इसमें दिया गया है कि एक जो औषधीय जल का झरना होता है, मेडिसिनल वाटर, जो स्प्रिंग होते हैं जिसमें जो झरने होते हैं जिनमें जो है वो औषधीय जल निकलता है, और एंड द हिस्टोरिकल रिलिक्स, और कुछ ऐतिहासिक अवशेष वगैरह होते हैं। वहाँ पर अलग अलग टाइप के सेटलमेंट सेटअप होते हैं। पोर्ट रिक्वायर ए हार्बर एट्सेट्रा। बंदरगाह के लिए जो है पोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। पोर्ट रिक्वायर ए हार्बर, जो पोर्ट सिटी वगैरह होती हैं उनके लिए हार्बर और पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से हर एक जो सिटी लोकेटेड होता है, एक अर्बन सेंटर लोकेटेड होता है, उसके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्टाइल लैंड। जो प्राचीन नगर विकसित होते थे उनमें जल की उपलब्धता, बिल्डिंग मटेरियल और फर्टाइल लैंड
मेन पॉइंट होते थे, मुख्य होते थे। प्राचीन नगर जो हैं वो इन्हीं पर निर्भर होते थे। टुडे व्हाइल दीज considerations still remain valid, modern technology play a significant role in the locating urban settlement far away from the source of these materials. आज के जो मॉडर्न टाउन्स सेटअप होते हैं उनमें जो एंशियर टाइम्स में सेटलमेंट डेवलप होते थे उनके तुलना में काफ़ी भिन्नता आ जाती है, उनमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। इसमें जैसे दिया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, कि मॉडर्न टाउन के अंदर जो आधुनिक तकनीकी है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्बन सेटलमेंट फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल, इन मटेरियल्स से दूर आज के उद्योग स्थापित हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको वहाँ पर अवेलेबिलिटी करवाई जा सकती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल पहुँचाया जा सकता है, रॉ मटेरियल पहुँचाया जा सकता है और पाइपलाइन के थ्रू वाटर और अदर्स जो लिक्विड गुड्स होती हैं उनकी सप्लाई वहाँ पर की जा सकती है। पाइप वाटर कैन बी सप्लाइड टू ए डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये पॉइंट है जो आज की जो सेटलमेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये अफेक्टेड करते हैं, ना कि एंशियंट टाइम्स की तरह वहाँ पर वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स और फर्टाइल लैंड जो है उस पर ये डिपेंड होते हैं। अर्थात आज हम परिवहन के माध्यम से दूर क्षेत्रों पर भी बस्तियों का निर्माण है वो कर सकते हैं। ए पार्ट फ्रॉम साइट एंड सिचुएशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेंशंस ऑफ टाउन। किसी भी प्रकार का जो नगर होता है उसमें उसकी जो साइट होती है कि किस साइट पर, प्लेन साइट पर है, प्लेटू पर है, डेजर्ट एरिया में है, माउंटेन एरिया में है, किस साइट के ऊपर जो है वो सेटलमेंट सिचुएटेड है। दूसरी आती है उसकी सिचुएशन, उसकी जो सिचुएशन है वो किस प्रकार की है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की जाती हैं, उनमें रॉ मटेरियल के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशंस है वो किस टाइप के ऑक्यूपेशंस में लगी हुई है, ये उसकी सिचुएशंस की स्थिति दर्शाती है कि वो उसके स्थान और उसकी जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की बनी हुई है, कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए है या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए डेवलप है या वहाँ पर फिशिंग के लिए बेटर है, किस प्रकार से उस जो अर्बन सेंटर है उसका डेवलपमेंट होता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेंशंस ऑफ द टाउन, द अर्बन सेंटर which are the urban center which are located close to an important trade route have experienced rapid development। आज के जो आधुनिक नगर हैं वो उन क्षेत्रों पर तेज़ी से विकसित हो रहे हैं जो व्यापारिक रूट के नज़दीक होते हैं। इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट जो व्यापारिक रूट के नज़दीक होते हैं, मीन्स जहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फास्टली किया जा सके, रैपिडली किया जा सके, उन सेंटर के नज़दीक वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। मीन्स जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर होती है उनके नियर बाई एरिया के अंदर जो मॉडर्न टाउन्स हैं, अर्बन सेंटर हैं, वो तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर के फंक्शंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मीन्स अर्बन सेंटर की 75% या मोर पॉपुलेशन जिस मेन एक्टिविटी में डेवलप अंगेज रहती है और उसी मेन एक्टिविटी के बेस पर वो सेटलमेंट डेवलप होता है तो उसे हम फंक्शनल ऑफ अर्बन सेंटर के नाम से देते हैं, नगरों के प्रकार्यात्मक कार्यों के नाम से जानते हैं। इन अर्लीस्ट टाउन, ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन नगर जो होते हैं वर सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस, जो उनके प्रशासनिक कार्यों के रूप में डेवलप होते थे। ट्रेड, जहाँ पर ट्रेड होता था, व्यापार वगैरह होता था, उसके आसपास डेवलप होते थे। इंडस्ट्री वगैरह होती थी, उनके आसपास जो है वो न्यू अर्बन सेंटर डेवलप हो जाते थे जहाँ सिक्योरिटी अच्छी होती थी, डिफेंस फैसिलिटी होती थी या डिफेंस पर्पज़ के लिए जो कंटोनमेंट टाउन्स वगैरह होते हैं, आर्मी टाउन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर आर्मी के जो ट्रेनिंग वगैरह
या अन्य जो फोर्सेस होती हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो डिफेंस टाउन डेवलप हो जाते थे। एंड द रिलीजियस और धार्मिक जो क्षेत्र होते थे, धार्मिक जो साइट होती थी, वहाँ पर अर्बन सेंटर है वो डेवलप होते थे। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेंस एंड रिलीजियस इज डिफरेंटेटिंग फंक्शंस हैज़ डिक्लाइन इन जनरल। आज के जो समय है इसके अंदर जो डिफेंस और रिलीजियस पर्पज़ हैं ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं, इनको कम महत्व दिया जा रहा है। बट अदर फंक्शंस वर सेंटर द लिस्ट, परंतु अन्य जो फंक्शंस हैं वो इसके अंदर ऐड हो गए हैं। टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज रिक्रिएशनल, आजकल जो टाउन सेटअप होते हैं उनमें रिक्रिएशनल, जहाँ पर मनोरंजन के साधन होते हैं, एंटरटेनमेंट के सोर्स होते हैं, वहाँ पर जो हैं वो टाउन सेटअप होते हैं। रेजिडेंटल मीन्स जहाँ पर जो रेजिडेंस के लिए बेटर फैसिलिटी होती है, चीप रेट पर लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर कनेक्टिविटी रहती है और लाइवलीहुड्स के भी बेटर सोर्स होते हैं, उन एरिया के नियर बाई एरिया में रेजिडेंशियल प्लेस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल्स हो जाती है। माइनिंग सेंटर, जो हमारे माइनिंग एक्टिविटी होती हैं इनमें इन्वॉल्व जो पर्सनस होते हैं वो माइनिंग सेंटर के नियर बाई एरिया में अपनी सेटलमेंट्स सेटअप कर लेते हैं। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर वगैरह होते हैं इनके नियर बाई एरिया में न्यू टाउन सेटअप हो जाते हैं। एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी नई जो टेक्नोलॉजी आई है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे आईटी पार्क वगैरह बनते हैं इनके नियर बाई एरिया में भी सेटलमेंट हमारी सेटअप हो जाती है। आर कैरिड ऑन द स्पेशलाइज्ड टाउन्स, जो नगरों के विशिष्टता को संपन्नित करती हैं, विशिष्ट कार्यों को महत्व देती हैं। सम ऑफ दीज फंक्शंस डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर द अर्बन सेंटर टू हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप विद द नेबरिंग रूरल एरिया। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की आधारभूत संबंधी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज ए फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सेटलमेंट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य वर्तमान में नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव डालता है, क्योंकि इसके अंदर आईटी सेक्टर के अंदर जो हाई स्किल्स पर्सन्स होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी लाइवलीहुड जो होती है वो यहाँ से अर्न करते हैं, इसलिए ये लोग जो हैं वो इनके नियर बाई एरिया के अंदर ही अपनी सेटलमेंट सेटअप करते हैं, जिससे कि इनकी जो ट्रांसपोर्ट टाइम है वो सेव हो सके, आने जाने में जो लगने वाला समय है वो बच सके और उस समय को वो अपने वर्क के अंदर अधिक से अधिक यूटिलाइज करके और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए जो सूचना और प्रौद्योगिकी के कार्य हैं वो नई बस्तियों के विकास पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इन स्पाइट ऑफ द टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शंस वी रेफर टू देयर डोमिनेट फंक्शंस। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं पर उनमें से केवल एक जो कार्य होता है वो प्रमुख होता है और उसी के आधार पर जो डोमिनेटेड फंक्शंस होता है उसी के आधार पर जो है उस टाउन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल वी थिंक ए शेफील्ड। शेफील्ड्स यूके का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। एज एन इंडस्ट्रियल टाउन, शेफील्ड यूके का इंडस्ट्रियल टाउन है जो एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण से इसके नियर बाई एरिया के अंदर न्यू टाउन्स और न्यू सिटी जो हैं वो डेवलप हुई हैं, तो इस पूरे टाउन्स को हम
इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से लंदन एज ए पोर्ट सिटी, लंदन के में पोर्ट बेटर पोर्ट बनी हुई हैं। यहाँ पर पोर्ट्स के थ्रू जो है वो पॉपुलेशंस को लाइवलीहुड्स के सोर्स मिल रहे हैं। लंदन की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, इसलिए लंदन को हम पोर्ट सिटी का नाम देते हैं। द सिटी चंडीगढ़ इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, इंडिया की जो चंडीगढ़ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में डेवलप हुई, यानी कि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है और उसके जो हाई कोर्ट और अदर्स पंजाब और हरियाणा के जो ऑफिस हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में माना गया है। एंड सो ऑन लार्ज सिटी हैव ए रादर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस, जबकि बहुत सारे जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस, विभिन्न प्रकार के कार्य उसमें किए जाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग इनकी जो मेन फंक्शंस होता है उसके साथ साथ अदर फंक्शंस भी डेवलप होते चले जाते हैं, जिससे कोई भी सिटी जो होती है वो मल्टी फंक्शंस बन जाती है, उसमें कोई भी एक सिंगल फंक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप चंडीगढ़ को देख रहे हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में डेवलप हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो गया है, ये कॉमर्शियल सेंटर के रूप में भी डेवलप हो गया है। मीन्स धीरे धीरे कोई भी सिटी होती है वो मल्टी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिसाइड ऑल सिटी आर डायनमिक, डायनमिक मीन्स परिवर्तित होती रहती है, एंड और ए पीरियड ऑफ टाइम मेड इट डेवलप न्यू फंक्शन, और समय के साथ साथ उनमें नए फंक्शन भी क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, विकसित होने स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी फिशिंग पोर्ट इन इंग्लैंड हैव नो डेवलप्ड टूरिज्म्स, इसमें दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन का विकसित के रूप में विकास कर लिया है। फिशिंग पोर्ट इन इंग्लैंड हैव नो डेवलप्ड टूरिज्म, जो केवल 19वीं शताब्दी के अंदर क्या करते थे, मछली पकड़ने के काम आते थे पोर्ट, वो पोर्ट अब टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप हो गए। मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट टाउन्स आर नाउ नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, कई प्राचीन बाजार जो थे वो अब मैन्युफैक्चरिंग टाउन के रूप में डेवलप हो गए हैं, मीन्स वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। टाउन एंड सिटी आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, टाउन्स और जो सिटी होती हैं उनको फंक्शनल बेस पर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें आता है जैसे आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन, ऑफ टाउन। फंक्शन बेस के ऊपर टाउन को क्लासिफाइड किया गया है। इनमें सबसे पहला जो हमारा टाउन आता है वो आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इसमें आपको बताया था कि ये हमारे जो कैपिटल कंट्री की जो कैपिटल होती है, स्टेट की कैपिटल होती है या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होते हैं, इनके रूप में इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है वो दिल्ली, हरियाणा का जैसे चंडीगढ़, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जैसे कि आपका नारनौल, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में डेवलप हुई है। इसी टाइप से जो है जापान का टोक्यो, चाइना का बीजिंग, जो है यूएसए का वाशिंगटन डीसी, लंदन, जयपुर, भोपाल, पटना, हैदराबाद, पेरिस, मॉस्को, कैनबरा, ये सारे जो हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज रहती है, प्रशासनिक कार्यों में लगी रहती है। यहाँ पर सभी टाइप्स के जो हमारे आर्मी होते हैं इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह बने हुए होते हैं।
सभी टाइप्स के अदर्स जो भी ऑफिस होते हैं इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो इसमें जैसे देखिए, दीज टाउन आर हेडक्वार्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर आल्सो टर्न एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। सच टाउन हैव a large number of government buildings and various heads of department in the additional and parliament house and assembly halls. They are mainly inhabited by government employees। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इसके अंदर लगे रहते हैं। दूसरी जो आपकी टाउन्स आती हैं वो आती है डिफेंस टाउन्स, जो डिफेंस पर्पज़ के लिए बनी हुई होती है। डिफेंस टाउन्स, डिफेंस टाउन्स जिसके अंदर हमारे डिफेंस पर्पज़ के लिए डेवलप की जाती हैं, जिसमें आर्मी के जो हेडक्वार्टर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, और अदर्स जो आर्मी पर्पज़ के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, या फिर हमारे जो अदर फोर्सेस होती हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर या उनके रेजिडेंशियल प्लेस के लिए होती हैं, तो उनको हम डिफेंस टाउन के नाम से जानते हैं। डिफेंस टाउन्स जो होती हैं उनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे आती हैं वो आती हैं फोर्ट्स, फोर्ट टाउन्स। फोर्ट टाउन्स जो किले वगैरह होते हैं जो डिफेंस पर्पज़ के लिए ऊपर बने हुए होते हैं, जिनको हम गढ़ वगैरह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो ओल्ड टाउन्स हैं ये हमारे डिफेंस पर्पज़ के लिए डेवलप हुए थे, लेकिन आज इनके अंदर मल्टी फंक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि डिफेंस पर्पज़ के लिए जो टाउन्स डेवलप होते थे अब वो थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं। डिफेंस पर्पज़ के लिए न्यू सेटलमेंट्स को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका फोर्ट टाउन्स। दीज टाउन्स आर बुल्ड एज ए डिफेंस मेजर अगेंस्ट द इनवाइडिंग आर्मीज। ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट टाउन्स हैव बीन बुल्ड इन इंडिया। भारत के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे जो डिफेंस टाउन्स हैं वो बने। मैनी टाउन्स हैव वर्ड गढ़। इनके अधिकतर जो टाउन्स हैं उनको गढ़ के नाम से इनमें जानते हैं, जिनमें फोर्ट वगैरह बने हुए होते हैं। गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किले, फोर्ट बने हुए थे। तो जैसे कि आपका जो अलीगढ़ है वो भी इसी प्रकार का आ जाता है। इसी प्रकार से जैसे हैदराबाद है, जयपुर है, इलाहाबाद है, ठीक है। इस प्रकार के जो टाउन्स आपके बने हुए हैं वो डिफेंस पर्पज़ के लिए डेवलप हुए थे। चित्तौड़गढ़ है जैसे कि, ये सारे जो हैं, चंडीगढ़ है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके स्टार्टिंग के अंदर डिफेंस पर्पज़ के लिए बने थे, लेकिन बाद के अंदर जो हैं ये आपके क्या बने, मल्टी फंक्शंस बन गए। इसके बाद आते हैं आपके गैरिसन टाउन्स, जो डिफेंस टाउन्स हैं। इन्हीं का दूसरा पॉइंट आता है गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स जो होते हैं ये भी डिफेंस पर्पज़ के लिए ही डेवलप किए जाते हैं। गैरिसन टाउन्स, गैरिसन टाउन्स के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, इन सिक्योरिटी फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में और इनके रेजिडेंशियल प्लेस के रूप में ये डेवलप होते हैं। इनमें अधिकतर जो होते हैं वो मिलिट्री हेडक्वार्टर के रूप में भी डेवलप होते हैं। जैसे गैरिसन टाउन्स आर दोज वेयर मैनी कंजस्टेड्स आर पोस्टेड। महू इन मध्य प्रदेश नियर इंदौर is an important example of garrison town. It is military headquarter। ये मिलिट्री के हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी टाइप से थर्ड, नेवल बेस। नेवल बेस के ऊपर भी जो डिफेंस टाउन्स वगैरह होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे कि इनमें नेवी पर्पज़ के लिए जो हमारी नेवी फोर्स होती है, इसके जो शिप वगैरह होते हैं वो होते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जो कोची है और कारवार, दोनों टाउन्स हैं ये नेवल टाउन्स के रूप में डेवलप हैं। यहाँ पर नेवी के मेन फंक्शंस होते हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बने हुए। तो ये आ जाते हैं आपके 3 डिफेंस टाउन्स।
इसके बाद आते हैं आपके कल्चरल टाउन्स। थर्ड में आ जाते हैं आपके कल्चरल, सांस्कृतिक जो नगर होते हैं। सांस्कृतिक टाउन्स जो होते हैं वो कल्चरल पर्पज़ के लिए डेवलप होते हैं, जिसमें रिलीजियस टाउन्स हैं ये आ जाते हैं, एजुकेशनल टाउन्स हैं ये आ जाते हैं, जो हमारी कल्चरल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कल्चरल एक्टिविटी के रूप में ये जाने जाते हैं। इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका एजुकेशनल टाउन। एजुकेशनल टाउन्स जिसके अंदर लार्ज स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अदर्स जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं उनके रूप में ये डेवलप होते हैं। इनमें जैसे हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है एजुकेशनल टाउन के रूप में डेवलप हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इसी प्रकार से रोहतक है, यहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, जिसके कारण से ये डेवलप हुआ है। इसी प्रकार से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि महेंद्रगढ़ जो है ये भी एजुकेशनल टाउन के रूप में डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर लार्ज स्केल्स के बिग जो स्कूल्स और कॉलेज हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस सिटी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बेटर होता है उसको हम एजुकेशनल टाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मैनी टाउन्स assume important due to their educational facility. They have university, college, school, library, etc. Oxford and Cambridge in England is important educational town. इसी टाइप से इंडिया के अंदर वाराणसी, पिलानी जो हैं ये भी आपके एजुकेशनल टाउन के रूप में आते हैं। इसी टाइप से जो इंडिया के अंदर आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ सेंटर हैं वो भी आपके एजुकेशनल टाउन के रूप में डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारी जो अलीगढ़ है, राउर किला है, पंतनगर है, ये भी हमारे एजुकेशनल टाउन के रूप में ही डेवलप हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिलीजियस टाउन, जो कल्चरल टाउन का सेकंड पार्ट है। रिलीजियस टाउन्स में जो टेम्पल्स होते हैं और रिलीजियस सेंटर्स होते हैं ये, या अदर जो चर्च वगैरह होते हैं, या भाई जो आपके अदर रिलीजियस पर्पज़ के लिए जिनको यूज़ किया जाता है, तो वो सारे आपके आ जाते हैं रिलीजियस टाउन्स। जैसे दीज टाउन्स हैव बिकेम फेमस ड्यू टू देयर रिलीजियस इम्पोर्टेंस, जैसे कि वेटिकन सिटी, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, मक्का, अजमेर, वैष्णो देवी, ये जो हैं ये आपके रिलीजियस टाउन्स के रूप में डेवलप हुए हैं। यहाँ पर जो धार्मिक यात्रा करने के लिए लोग आते हैं और धीरे धीरे ये वहीं पर रहने लग जाते हैं, और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक बड़े टाउन्स का विकास हो जाता है, एक बड़े नगरों का इन क्षेत्रों पर विकास होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे जो आपका आता है वो कलेक्शन टाउन के रूप में आते हैं, जो कलेक्शन सेंटर के रूप में होते हैं। कलेक्शन सेंटर, इस प्रकार के जो टाउन्स डेवलप होते हैं ये टाउन, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं इनको कलेक्शन किया जाता है यहाँ पर, और फिर इनकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इसकी सप्लाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार के जो सेंटर होते हैं इनके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन्स, माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती है। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं इन मिनरल्स को यहाँ पर माइन किया जाता है, इनका खनन किया जाता है, और इसके बाद इनको इनके जो डिमांड एरिया होते हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है। माइनिंग सेक्टर के रूप में डेवलप होते हैं। माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो पर्सन्स होते हैं वो नियर बाई एरिया के अंदर ही अपनी सेटलमेंट डेवलप कर लेते हैं, और ये धीरे धीरे एक लार्ज टाउन के रूप में डेवलप हो जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है
ये रानीगंज है, झरिया है, ठीक है, खेतड़ी है, ये आपके माइनिंग टाउन के रूप में डेवलप हुए हैं। इसी प्रकार से वर्ल्ड के जोहान्सबर्ग अफ्रीका का जो है वो माइनिंग टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। इसी प्रकार से कुलग्रिली जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी माइनिंग टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार से ये माइनिंग टाउन जो हैं ये माइनिंग एक्टिविटी के कारण से डेवलप होते हैं और धीरे धीरे ये मल्टी फंक्शंस होते चले जाते हैं। दूसरा जो कलेक्शन सेंटर के रूप में आता है वो आता है आपका फिशिंग टाउन। फिशिंग टाउन जो होते हैं ये आपके डेवलप होते हैं कोस्टल एरिया के नियर बाई एरिया में। इनमें अधिकतर जो पॉपुलेशंस होती है वो फिशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और फिशिंग को डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें चेंज करके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सेल करते हैं। इसमें जैसे इंडिया का जो है वो कालीकट आ जाता है, कोची आ जाती है, पांडिचेरी आ जाती हैं। ये इसी टाइप से आपके फिशिंग टाउन्स के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर मेन फंक्शन जो होता है वो फिशिंग होता है, मछली पालन होता है। सच टाउन हैव फिशिंग एज देयर मेन फंक्शंस। कालीकट, कोची, पांडिचेरी आर इम्पोर्टेंट फिशिंग टाउन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट आते हैं लंबरिंग टाउन्स। लंबरिंग टाउन्स वो होते हैं जहाँ पर लकड़ी से संबंधित वुड से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, वुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वुड्स का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के जो टाउन्स हैं जिनमें वुड से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं और उनमें इन्वॉल्व पर्सन्स होते हैं, वो उसी के नियर बाई एरिया में अपनी सेटलमेंट सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि नेपानगर है, काठगोदाम है, हल्द्वानी है, ये इंडिया के इम्पोर्टेंट लंबरिंग टाउन है। इसी टाइप से जो है कनाडा का कोनर ब्रोक्स एरिया है, वो भी आपका जो है लंबरिंग टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ पर लकड़ी से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड्स किया जाता है, फर्नीचर वगैरह की एक्टिविटी की जाती है, पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सारे आपके क्या जाते हैं लंबरिंग टाउन के रूप में आ जाते हैं। लकड़ी से संबंधित जितने भी प्लाईवुड्स वगैरह या अदर्स जो एक्टिविटी होती हैं जिस एरिया के अंदर की जाती हैं तो उसमें उसको हम लंबरिंग टाउन के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके कलेक्शन सेंटर के रूप में। इसके बाद जो फोर्थ आपका टाउन्स आता है फंक्शनल बेस पर, वो आता है इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन जो होते हैं जिसमें लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होती है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशंस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंगेज रहती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अंगेज रहती है। इस सेंटर पर लार्ज स्केल्स पर जो इंडस्ट्री होती है वो सेटअप होती है। ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जमशेदपुर जो है वो एक गांव से इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप हुआ और जमशेदपुर जो आज है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से ही इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर काउंट होता है। इसी टाइप से इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर भिलाई आ जाती है, राउरकेला आ जाता है, अहमदाबाद आ जाता है, फरीदाबाद आ जाते हैं, सूरत है, कानपुर है, ये इस प्रकार के इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर आते हैं। वर्ल्ड के अंदर जैसे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, बर्मिंघम्स है, पिट्सबर्ग है, ये इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ट्रेड सेंटर के रूप में, जो ट्रेड्स किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रेड टाउन। ट्रेड टाउन्स जो होते हैं इन ट्रेड टाउन्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल और लोकल लेवल पर गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपके इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में आते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन ट्रेड टाउन्स, most of the older town were center of the exchange of goods which is known as trade center, जिनमें गुड्स और जो सर्विस होती थी उनको एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि इसमें दिया गया है विनिपेग ऑफ कनाडा,
लाहौर ऑफ पाकिस्तान, बगदाद ऑफ इराक, आगरा इन इंडिया। ये जो हैं ये आपके 10 टाउन के अंदर आते हैं। भारत का जो है वो आगरा आता है, इराक का बगदाद आता है, पाकिस्तान का लाहौर आता है और कनाडा का विनिपेग जो है ये मेन इम्पोर्टेंट ट्रेड टाउन्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं आपके पोर्ट टाउन, जो पोर्ट एक्टिविटी के कारण से डेवलप होते हैं। तो वो होते हैं आपके पोर्ट टाउन। बंदरगाह नगर के रूप में ये जाने जाते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल सी पोर्ट वाटरवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लार्ज स्केल्स पर पोर्ट्स सेटअप किए जाते हैं, जो वर्ल्ड वाइड लेवल्स पर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। पोर्ट टाउन आर लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, ये सी कोस्ट के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड आर सेंटर ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ये सेंटर पॉइंट होते हैं। इन टाउन्स की जो पॉपुलेशंस होती है वो पोर्ट से अपनी फैसिलिटीज़ रिसीव करती है और पोर्ट्स एक्टिविटी में ही एंगेज होकर के अपनी लाइवलीहुड अर्न करती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर मुंबई जो टाउन है ये पोर्ट टाउन के रूप से जाना जाता है। इसी टाइप से चेन्नई है, कोलकाता है, तिरुवनंतपुरम है, विशाखापट्टनम है, कांडला है, ये आपके इंडिया के इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन्स है। वर्ल्ड के अंदर जैसे आपका टोक्यो आ जाता है, हांगकांग आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, लंदन, न्यूयॉर्क, लिवरपूल, रोटरडम जो हैं ये इम्पोर्टेंट आपके पोर्ट टाउन्स हैं। इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक टाउन्स के दो दो तीन तीन एग्जांपल इंडियन लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर इनके एग्जांपल, क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टाउन्स आते हैं वो आते हैं आपके इंटरटेनमेंट टाउन्स, रिक्रिएशनल टाउन्स। रिक्रिएशनल टाउन्स जो होते हैं वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए डेवलप होते हैं, जिनमें एंटरटेनमेंट के सोर्स होते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी होती है या अदर्स जो रिक्रिएशनल टाउन्स होते हैं उसके रूप में ये डेवलप होते हैं। जैसे कि इंडिया का श्रीनगर है, शिमला है, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, ऊटी जो हैं ये इम्पोर्टेंट आपके रिक्रिएशनल टाउन के रूप में डेवलप होते हैं। इसके बाद जो टाउन्स आते हैं वो आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट टाउन। ट्रांसपोर्ट टाउन ये ट्रांसपोर्ट सेंटर के रूप में डेवलप होते हैं, जिससे डिफरेंट डायरेक्शन से रोड्स वगैरह होते हैं, रेलवे रूट्स होते हैं और एयर सर्विस होती है, वो उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटर डेवलप होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में जानते हैं। ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में जो डेवलप हुए हैं उनमें आपका जैसे वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर है, ये ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में आ जाता है। होनोलुलु है, ये ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में आ जाता है। और इंडिया के अंदर जो मुगल सराय है ये आपके ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में डेवलप हो रहे हैं। तो इनको आपके एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने। इसके बाद आते हैं आपके कुछ बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देखिए आप। इसमें जैसे दिया गया है, डू यू नो अर्बनाइजेशंस मीन द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शंस पॉपुलेशंस ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। कि हम नगरीकरण से क्या अभिप्राय है, नगरीकरण क्या होता है, अर्बनाइजेशंस क्या होता है। अर्बनाइजेशंस मीन द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शंस पॉपुलेशंस ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। नगरीकरण से अभिप्राय है कि नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में वृद्धि होना। उसमें क्या होना, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में जनसंख्या रह रही है उसकी संख्या में वृद्धि होना, उसमें तेज़ी से ग्रोथ होना। तो ये ध्यान रखना है अर्बनाइजेशंस की डेफिनेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट काजेज ऑफ अर्बनाइजेशंस इज रूरल अर्बन माइग्रेशंस। अर्बनाइजेशंस का मेन कारण क्या है कि रूरल एरिया से पॉपुलेशन अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हो रही है, वहाँ पर आकर के वो रह रही है। ड्यूरिंग द लेट 1990 सम ऑफ 20 to 30 millions
पीपल्स वर लिविंग द countryside every year and moving into town and city। नगरीकरण का मुख्य व्यवसाय मैंने बताया है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का माइग्रेट होना। 1990 के डिकेड के अंदर जो है वो 20 से 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है, यानी 2 से 3 करोड़ जो लोग हैं वो गांव को छोड़ करके नगरों में प्रवास कर रहे हैं, नगरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी वहाँ पर पुअर है। इसलिए जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं, उनमें स्किल्स और टेक्नोलॉजी का लेवल इंक्रीज होता है, पीपल रूरल एरिया को लेफ्ट करके अर्बन एरिया की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड कंट्री एक्सपीरियंस्ड रैपिड अर्बनाइजेशंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं उनमें तेज़ी से नगरीकरण हो रहा है 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी में सबसे अधिक जो अर्बनाइजेशंस हुआ, नगरीकरण हुआ, वो आपके डेवलप्ड कंट्री के अंदर हुआ, क्योंकि वहाँ पर अर्बन एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग किया गया और वहाँ पर पॉपुलेशंस को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग countries experience rapid urbanizations during the second half of the 20th century। विकासशील देशों में 20वीं शताब्दी के बाद नगरीकरण में तेज़ी आई, क्योंकि उन डेवलपिंग कंट्री ने भी अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुआ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, जिससे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर 20वीं शताब्दी के मध्य में हाफ में वो उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या है वो तेज़ी से नगरों की ओर प्रवास करने लगी। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन ऑन द बेस ऑफ फॉर्म। उनके आकार के आधार पर जो नगर हैं उनका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, कि उनकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है। इसमें आप देखिए एन अर्बन सेटलमेंट में बी लीनियर, जैसे रूरल सेटलमेंट की पैटर्न आप लोगों को बताए थे, इसी प्रकार से अर्बन सेटलमेंट भी बन जाती हैं। लीनियर, स्क्वायर, स्टार, क्रीसेंट। क्रीसेंट मीन्स होते हैं अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में। अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में जो सेटलमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, वो किसी जो लेक्स वगैरह होते हैं उनके वन साइड के अंदर वो डेवलप होती चली जाती हैं, या सिंगल साइड के अंदर किसी इंडस्ट्रियल सेंटर के एक साइड के अंदर ही इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। जैसे कि दिया गया है कि ये आपका इंडस्ट्रियल सेंटर है या फिर ये लेक्स वगैरह है, और उसके एक साइड के अंदर ही, इस साइड के अंदर ही जो है वो सेटलमेंट जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये आपकी बन जाती है अर्धचंद्राकार आकृति। ठीक है, आधे चंद्राकार आकृति के रूप में ये डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से जब सेटलमेंट डेवलप हो जाती है तो उसको हम नाम देते हैं अर्धचंद्राकार आकृति। ये ऐसे यहाँ पर बन गई, तो ये अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा जैसी आकृति बन जाती है। तो इसको क्रिश्चियन शेप का नाम देते हैं। चापाकार रूप का नाम भी इसको हम दे सकते हैं। In fact, the form of the settlement, architectures and style of building and other structure are an outcome of its historical and cultural traditions। किसी भी प्रकार की जो आकृति होती है उसका जो आर्किटेक्चर्स होता है, जो उसकी वास्तुकला होती है, भवनों की जो स्टाइल होती है, स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग्स जो होती है, वो वहाँ की जो कल्चर होता है, कल्चरल ट्रेडिशंस होता है, सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं और ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उन्हीं के आकार में बनाए जाते हैं। ये आप देखते हैं कि हर एक कंट्री की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होता है, उनका जो आर्किटेक्चर्स होता है
वो डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है हर एक रीजन्स के अंदर, कि यूरोप में वो अलग पाए जाते हैं, यूरोप में भी अलग अलग रीजन्स के अंदर, कंट्री के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। इसी टाइप से जो है वो एशिया के अंदर भी अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार से कंट्री के अंदर भी वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर अलग टाइप के आर्किटेक्चर से हाउस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग हैं, ईस्ट में अलग हैं, वेस्ट में अलग हैं। इस प्रकार से वो वहाँ की जो कल्चर और हिस्टोरिकल्स इम्पोर्टेंस होती है, ऐतिहासिक महत्व जो होता है, जो वहाँ की शैली होती है, उसी के आधार पर इस प्रकार के टाउन्स वगैरह जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अंदर जैसे आगे दिया गया है, टाउन एंड सिटी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री रिलेक्ट मार्क डिफरेंस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो टाउन और सिटी डेवलप होते हैं उनमें भी काफ़ी अंतर आ जाता है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके अंदर जो टाउन और सिटी डेवलप होती हैं वो एक वेल प्लान के थ्रू बनती हैं, जिनमें गवर्नमेंट है वो एक बेटर टाउन प्लान बना करके और उस टाउन का डेवलपमेंट करती है, उसको सेटअप करती है। वाइल मोस्ट सिटी इन डेवलप्ड कंट्री आर प्लान, मोस्ट urban settlements of developing country have evolved historically with irregular shape, जबकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो होती हैं वो उनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से हुई है, इवोल्व हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से वो धीरे धीरे डेवलप होती गई हैं, जिसके कारण से वो अनप्लान्ड है, इरेगुलर शेप के अंदर है, उनका कोई निश्चित आकृति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ एंड कैनबरा आर प्लांट सिटी। इसी प्रकार से चंडीगढ़ जो है वो इंडिया की एक प्लांट सिटी